हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 5 अक्टूबर 2023 और दिन है थर्सडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं 7 डेड एज ग्लेशियर लेक बर्स्ट इन सिक्किम। जो सिक्किम में वेनसडे को यानी कल ग्लेशियर लेक बर्स्ट हुआ, उसमें 7 पर्सन्स जो हैं 7 लोगों की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 7 पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है और उनमें से और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फ्लड में मिसिंग हो गए हैं। तो ये फ्लड जो है ये क्यों आई थी? क्योंकि जो हिमालय ग्लेशियर है, हिमालयन ग्लेशियर, वो अचानक से वो फ्लो हो रहे हैं क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी वजह से जो ये हिमालय ग्लेशियर है ये पिघला और अचानक से ये जो बाढ़ है वो हमें देखने को मिली। ये जो तिस्ता रिवर बेसिन वहाँ से ये बाढ़ हमें देखने को मिली है। और इस बाढ़ की वजह से जो चुंगथांग ये डैम वहाँ पर बना हुआ था, ये जो डैम है ये भी नष्ट हो गया है। और ये डैम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था यहाँ के लिए। यहाँ से ये इस डैम से बहुत ही ज़्यादा जो है ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। इससे लाइट वगैरह जो है उत्पन्न की जाती थी। और जो हाईवेज़ हैं, गांव हैं और कस्बे हैं, टाउन्स, ये सब भी इन पर भी बहुत जो वॉश्ड अवे हो गई, ये भी बह गई। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इन डिस्ट्रिक्ट में पड़ा। ये मनगान, गंगटोक, पाक्योंग, नामची, इन सब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला। अब इसके लिए पहले ही जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो वहाँ पर लेक है, ग्लेशियर लेक, इसका लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और ये जो है ख़तरा बन सकता है हमारे लिए। लेकिन कोई भी हम इसके खिलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो आज इसका हमें जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिला। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये ग्लेशियर लेक बर्स्ट है, ये होता क्यों है। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं जैसे ये जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर बहुत ही जो हमें लेक्स वगैरह देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो पहाड़ हैं उनकी बर्फ़ पिघलती है और पिघल के वहीं पे ये लेक बन जाती है। तो जैसे ये लेक बनी हुई है और ये लेक यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से मान लो फ़्लो होती है या इधर साइड से ये अच्छे तरीके से ये फ़्लो हो रही है। फिर क्या हुआ, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ से लैंडस्लाइड हमें देखने को मिला। लैंडस्लाइड हुआ और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं बर्फ़ के वो इसमें गिरे। जब बर्फ़ के टुकड़े इनमें गिरे तो इनका जो है लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी तरह से अगर बहुत ही बड़ा टुकड़ा इनमें गिरेगा तो इनका लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये इधर से ओवरफ्लो हो जाएंगी। ओवरफ्लो होकर ये कहीं ना कहीं जो भी लोग इसके रास्ते में हैं या जो भी गांव वगैरह इसके रास्ते में हैं वो सब गांव जो है नष्ट हो जाएंगे। तो यही जो ओवरफ्लो है वो हमें देखने को मिला है अभी इस सिक्किम में। अब ये जो GLOF एक टर्म होती है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये सडन रिलीज़ ऑफ वाटर, जब वाटर अचानक से रिलीज़ हो जाता है कहीं से भी तो उसी को बोलते हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, कि ग्लेशियर से अचानक वाटर का रिलीज़ हो जाना, तो वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होती है। ये जो है ह्यूमन लाइफ्स को जो डैमेज कर सकती है, हमारे एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है, क्योंकि इतने जो डैम्स हैं या हमारी जो फाइनेंशियली कंडीशन भी इससे बहुत ही ज़्यादा हार्म हो सकती है, क्योंकि डैम्स और भी जो गांव के रहने वाले थे उनके घर वगैरह सब कुछ टूट गए। अब जो साइंटिस्ट हैं वो अभी फोकस कर रहे हैं करंटली कि इसकी जो एग्जिस्टिंग ग्लेशियर लेक्स हैं या इनकी जो आइडेंटिफाई करेंगे इनकी साइट्स की कहाँ कहाँ ये ग्लेशियर लेक्स हैं, उन सबको पर्टिकुलरली मॉनिटर किया जाएगा, उन्हें देखा जाएगा ताकि पहले से ही उनको जान सके कि खतरे वाली जगह कौन सी है और किस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि हम फ्लड्स को या डैमेजेस को मिनिमाइज़ कर पाएंगे और इन सब को जो है बहुत ही कम करने की कोशिश करेंगे। और जो क्लाइमेट चेंज है वो इन ग्लेशियर का या ऐसे जो ग्लेशियर बार बार जो पिघलते हुए दिखते हैं या इतनी फ्लड का जो रीज़न है वो मेन रीज़न क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें जो है अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है वो लाने चाहिए, जो कि पहले से ही वार्न कर देंगे कि यहाँ पर ये रिस्क हैं। तो इससे हम ये ग्लोफ जिसे बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसके जो रिस्क हैं उसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज है, इसने भी एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है जो पहले से ही ये प्रेडिक्ट कर देगी, बता देगी कि कहाँ कहाँ इन लेक्स का एक्सपेंसन हो रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा कोई भी नई लेक दिख रही है या नई लेक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन सबको ये पहले से ही हम इसके माध्यम से जान लेंगे। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे।
इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं ट्रियो विंस केमिस्ट्री नोबेल फॉर क्वांटम डॉट्स। तो ये जो 3 लोग हैं, ये मोंगी बावेंडी, लोइस ब्रुस, एलेक्सी इकोमो, इन लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ हमें देखने को मिला है। और इन लोगों ने केमिस्ट्री में ऐसा क्या किया था, एक क्वांटम डॉट है, उनकी वजह से क्वांटम डॉट जो इन्होंने इन पर वर्क किया क्वांटम डॉट्स पर, और इसके बारे में जो इन्होंने जानकारी दी, तो इसी वजह से केमिस्ट्री के फील्ड में इन लोगों को, तीनों लोगों को जो है एक साथ ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो नेम्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इन नेम्स को ध्यान रखना। ये इनका नाम है मोंगी बावेंडी और लोइस ब्रस, एलेक्सी एकिमो। और साथ ही साथ जो कल कुछ फिजिक्स के क्षेत्र में कुछ लोगों को मिला था, उन तीनों लोगों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पियरे एगोस्टिनी और फेरेंच क्राउस और एल ह्यूलर। इन तीनों लोगों ने जो एक एटोसेकेंड फिजिक्स है, एटोसेकेंड फिजिक्स के बारे में, इस टर्म के बारे में बताया और इस पर जो है स्टडी इन्होंने की। तो इन तीनों लोगों को फिजिक्स के फील्ड में नोबेल जो पुरस्कार है वो दिया गया। ये जो एटोसेकेंड है, ये साइंटिस्ट्स को वो एबिलिटी देती है कि वो किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल को कम टाइम स्केल में, कम टाइम में देख सकते हैं। और ये जो एटोसेकेंड है, ये नैनो सेकेंड का भी 1 बिलियंथ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब पहले ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ, क्योंकि नोबेल प्राइज़ के बारे में हमने परसों ही पढ़ा था। एक स्लाइड से देखते हैं कि परसों क्या था। तो परसों हमने 2 लोगों को जो मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड दिया गया था, वो अब कौन कौन से लोग थे। तो एक ये हंगर की बायोकेमिस्ट थी कटालियन कारिका, और अमेरिकन जो फिजिशियन थे, साइंटिस्ट, वो थे ड्रू वेइसमैन। इन लोगों को जो मेडिसिन के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था, क्योंकि इन्होंने mRNA, मैसेंजर RNA जो कोविड वैक्सीन बनाई थी, उसकी वजह से इन लोगों को मेडिसिन के फील्ड में मिला था। और ये हमें पता है, ऑलरेडी हम परसों पढ़ चुके हैं कि ये जो प्राइज़ है, ये 3 लोगों, एक प्राइज़ जो 3 लोगों में बांटा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये प्राइज़ केवल 6 फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इन सब के फील्ड में ये प्राइज़ दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं UAPA केस अगेंस्ट पोर्टल फॉर प्लॉट टू डिसरप्ट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो एक UAPA केस है, एक इंडिया का न्यूज़ पोर्टल है, उसके खिलाफ जो एक FIR है वो दर्ज की गई है। तो ये पोर्टल आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूज़ क्लिक पोर्टल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूज़ क्लिक पोर्टल है, उसने चाइना के, ये एक निविल रॉय पर्सन है, इनसे फंडिंग इन्हें मिली है, इनसे फंडिंग मिली है कि तुम चाइना की तारीफ़ करो। तो चाइना के जो बारे में इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी बातें अपने न्यूज़ पोर्टल पर जो है प्रोवाइड कराई हैं। तो इसी वजह से इस न्यूज़ क्लिक के जो और भी लोग हैं, उन लोगों को अभी उन पर छापा मारा गया है और इन्हें अभी गिरफ्त में ले लिया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला नहीं आया है, तो अभी कोर्ट में सुनवाई होगी, तब जो भी फ़ैसला है वो आएगा। तो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये है कि UAPA ये होता क्या है। UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ये 1967 में फॉर्म किया गया था, और ये एक ऐसा पार्लियामेंट्री लॉ है जो संसद के द्वारा बनाया गया था, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स देता है कि अगर कोई भी पर्सन है या कोई भी एक कंपनी है, कोई भी ग्रुप है पर्सन्स का, तो उन सब को अगर वो अपनी इंडिया की या अपने देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी हार्म होती है, तो उसके खिलाफ ये UAPA एक्शन ले सकता है। तो इसके प्रोविज़न्स क्या क्या हैं। ये UAPA एक्ट इंडिया और फॉरेनर्स दोनों के खिलाफ ये लागू हो सकता है, और ये जो वो क्राइम चाहे इंडिया में किया गया हो चाहे इंडिया से बाहर, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। और इस नियम के द्वारा जो हाईएस्ट जो वो होता है पनिशमेंट, वो डेथ पेनल्टी होती है कि किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। और इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट करती है केस को या मामले की जो जांच करती है, उसको 180 डेज़ का टाइम दिया जाता है, लगभग 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेट इतने दिन में करके लाओ, और जो कि बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें जो NIA ऑफिसर्स होते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी होती है, उसके ऑफिसर्स जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या इससे भी ऊपर के रैंक के हो सकते हैं। वो DSP या ACP जो स्टेट के हैं, उनके साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे।
ये लॉ जो है वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि किसी भी पर्सन में अगर ऐसी ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसे टेररिस्ट माना जाएगा, टेररिस्ट नाम दे दिया जाएगा। और जो इसके लिए अप्रूवल है इन सब एक्टिविटीज़ के लिए वो डीजीपी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इन सब चीज़ के लिए अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा। और इसके जो कंसर्न्स हैं, कंसर्न क्या क्या हैं, तो इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कोई भी पर्सन है, गवर्नमेंट अगर उसको जो इंडल्ज करती है किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी चीज़ से ऐसे ही उसे उठा लेती है, तो ये कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए अनलॉफुल होगा। या फिर जो कोर्ट है वो उस पर्सन को स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट यानी कठोर जो दंड देने के लिए बाउंड होती है, बाध्य होती है कि उसे कठोर से कठोर दंड देना ही है। इवन इफ ऑफेंस इज़ नॉट सीरियस, भले ही जो उसने क्राइम किया है वो ज़्यादा सीरियस ना हो। आई होप ये UAPA के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं न्यू डिफेंस इंडिजनाइजेशन लिस्ट हैज़ फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम। जो न्यू इंडिजनाइजेशन लिस्ट है वो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह के द्वारा पब्लिश की गई है। उस लिस्ट में 98 आइटम्स जो हैं वो दिखाए गए हैं कि जो 98 आइटम्स हैं वो इस टाइम तक जो 5th लिस्ट है, ये 5th लिस्ट अभी पब्लिश हुई है, 4 लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। तो इस बार हमें 9th लिस्ट जो अपनी कंट्री के द्वारा खुद ये चीज़ें बनाई जानी है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा जो है अलग अलग कंट्रीज़ पर जो कंट्रीज से चीज़ें इंपोर्ट करते थे, तो अपना हम ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने ही कंट्री में डेवलप की जाएं, अपने ही कंट्री के द्वारा प्रोड्यूस करी जाएं। तो इसीलिए ये जो लिस्ट हैं ये टाइम टू टाइम पब्लिश होती रहती हैं। तो 4 लिस्ट ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी हैं। तो ये जो 5th लिस्ट थी इसमें 98 ऐसे आइटम्स बताए गए हैं जो हमें इस साल इस अपनी कंट्री के द्वारा खुद जो है डेवलप करनी है। और जैसा कि हमें पता है कि नेवी में भी इंडिजिनस जो रोड मैप है स्वावलंबन, वो नेवी के द्वारा स्वावलंबन 2.0 ये रिलीज़ किया गया है। और स्वावलंबन 1 इससे पहले ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हमने अपने कंट्री के द्वारा खुद बनाई थी। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं अहेड ऑफ तेलंगाना इलेक्शन टर्मरिक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड। जो अभी हाल ही में तेलंगाना के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उससे पहले जो ये टर्मरिक बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, वो बन चुका है। तो टर्मरिक क्या है, जो हल्दी होती है उसे टर्मरिक बोलते हैं। तो ये हल्दी का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, क्योंकि लगभग 2018 में जो तेलंगाना था वो नंबर 1 पे आता था हल्दी के जो प्रोड्यूस करने में 1st नंबर पे आता था। लेकिन जो अभी काफ़ी बार जो और भी स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र या और भी, इस बार महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे आया है। तो महाराष्ट्र के अलावा जो और भी स्टेट्स हैं, बार बार कंट्रीज़ आ जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा जो और भी स्टेट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इसे हल्दी को। तो हल्दी जो प्रोड्यूस की जाती है वो पूरे वर्ल्ड की लगभग 80% हल्दी इंडिया से प्रोड्यूस की जाती है। तो अभी हमें काफ़ी टाइम से ये जो प्रोटेस्ट है किसानों के द्वारा वो भी हमें देखने को मिले थे। तो इसी वजह से जो टर्मरिक बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ताकि जो हल्दी है उसके प्रोडक्शन पे और भी ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। ये जो है सेंटर ने वेडनेसडे को ये कॉन्स्टिट्यूशन किया नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो फार्मर्स थे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो किशन रेड्डी जी थे यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर, इन्हीं ने एक मीटिंग के बाद जो है ये बोर्ड का फॉर्मेशन किया। इन्होंने बताया कि जो फार्मर्स थे तेलंगाना में वो लगभग 15 सालों से बिना जूतों के, बिना सैंडल्स के इस प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए बिना जूते चप्पल के यहाँ पर चल रहे थे, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये इस बोर्ड का फॉर्मेशन हो जाए। तो आज कहीं ना कहीं ये इतने लॉन्ग टाइम के बाद ये बोर्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब थोड़ा सा हम हल्दी की स्थिति जान लेते हैं अपने कंट्री में है क्या। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2018 में जो तेलंगाना था वो 1st नंबर पे आता था जो हल्दी प्रोड्यूस करता है, और जो 2nd नंबर पे आता था वो महाराष्ट्र, और जो 3rd नंबर पे आता था वो है तमिलनाडु। लेकिन इस बार 2023 में हमें देखने को मिला है जो महाराष्ट्र है वो 1st नंबर पे इस बार आया है। और ये जो हल्दी है, हल्दी का कलर हरा, ये पीला क्यों होता है, तो इसमें एक प्रोडक्ट ये देखने को मिलता है करक्यूमिन की वजह से जो हल्दी का रंग है वो पीला होता है।
और जो हल्दी है वो हमारी कंट्री में हल्दी एक फ्लावरिंग प्लांट है और हमारी कंट्री में बहुत सी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हल्दी के साथ की जाती हैं। जैसे शादी में हो गया तो हल्दी सेरेमनी होती है, या रिलीजियस में भी हल्दी का, रिलीजियस काम में, धार्मिक कामों में भी हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हल्दी का हमारी कंट्री में यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा जो है किया जाता है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।